अब पेपर में पहला क्वेश्चन आएगा। अब पेपर में पहला क्वेश्चन आएगा कि जो डेबिट नोट है या क्रेडिट नोट है ये क्यों इशू किए जाते हैं। पहला सवाल होगा रीजन, कि हम ये डेबिट एंड क्रेडिट नोट, मैं इसको डीसीएन लिख रहा हूं बट आपने डीसीएन नहीं लिखना, कि ये हम डेबिट नोट और हम क्रेडिट नोट कब इशू कर सकते हैं, रीजन क्या है। देखिए इसकी रीजन है कि आपने ओरिजिनल इनवॉइस इशू की थी, आपने एक ओरिजिनल इनवॉइस इशू की थी। अब उस ओरिजिनल इनवॉइस में चेंज आ रहा है, तब्दीली आ रही है। वो चेंज क्यों आ सकता है, कैंसिल हो गई, रिटर्न हो गई, नेचर चेंज हो गई, वैल्यू चेंज हो गई, मतलब कोई भी ऐसा इवेंट जिसकी वजह से ओरिजिनल इनवॉइस में चेंज आ रहा है, अगर ये इवेंट है तो इसकी वजह से हमें डेबिट एंड क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा। और ये ओरिजिनल इनवॉइस में चेंज आता क्यों है, आपने सप्लाई कैंसिल कर दी। फॉर एग्जांपल आपने 1000 क्वांटिटी का ऑर्डर दिया था, आपने कहा यार नहीं तुम मुझे 800 डिलीवर करो, 200 आपने कैंसिल कर दी, आपने सेल्स रिटर्न कर दी, आपकी नेचर चेंज हो गया। आपने पहले कहा था यार मुझे 1.5 टन का एसी चाहिए, बाद में आपने कॉल की नहीं यार बड़े भाई नहीं मान रहे, मुझे 1 टन का एसी दे दो। आपकी वैल्यू चेंज होगी, पहले आपने जिस पॉइंट पे ऑर्डर दिया था, ऑर्डर आपका 1000 रुपया पर पीस था, बाद में कहा भाई 1000 रुपया तो हमने गलती से ऑर्डर कर दिया, रेट हमारा जो है वो 1200 है या रेट हमारा 900 रुपया है, वो जो भी चेंज होगा, या कोई भी ऐसा इवेंट जिससे आपकी ओरिजिनल इनवॉइस में चेंज आ रहा है, तो इस चेंज को इनकॉर्पोरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम डेबिट एंड क्रेडिट नोट इशू कर रहे होंगे। तो जो सेलर होगा वो क्या करेगा, वो क्रेडिट नोट इशू करेगा, और जो बायर होगा वो डेबिट नोट इशू कर रहा होगा। तो ये रीजन है। अब पहला थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है, पहला थ्योरेटिकल क्वेश्चन के अगर इनवॉइस में मॉडिफिकेशन हो जाए तो हमें क्या कुछ करना पड़ता है, आप बता देंगे कि यार अगर इनवॉइस में मॉडिफिकेशन हो रही है, तो कोई भी ऐसा इवेंट जिसकी वजह से इनवॉइस चेंज हो रही है, तो हमें डेबिट एंड क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा। और वो मॉडिफिकेशन क्यों हो सकती है, ये रीजन है, कैंसिलेशन, रिटर्न, नेचर चेंज, सप्लाई चेंज, वैल्यू चेंज, ये आप उसमें बताएंगे। ये 3 नंबर तक का सवाल एक्सपेक्टेड है और ये बड़ा मजे का सवाल है। ये पेपर में आपको पास पेपर में शायद एक दफा मिला है, उसके अलावा उससे नहीं पूछा। जब ये सवाल पूछा जाएगा तो आप वहां पे जाके फिर हिट एंड ट्रायल मेथड के जरिए कहेंगे यार अच्छा ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। तो भाई हिट एंड ट्रायल मेथड से बेहतर है इसको रीड कर लेना कि हम डेबिट एंड क्रेडिट नोट इशू करते क्यों हैं। ये रीजन है कि हम डेबिट एंड क्रेडिट नोट इसलिए इशू करते हैं। अब एक माइंड में सवाल आता है, क्या ये डेबिट क्रेडिट नोट हम कभी भी इशू कर सकते हैं। व्हाट इफ मैंने पिछले साल जाके एक एक गुड्स परचेज की थी, मैं 1.5 साल के बाद जाऊं और कहूं यार ये मैं गुड्स वापस करने आ रहा हूं, क्या दुकानदार वापस करेगा। दुकानदार ने मुझे वहां पे पकड़ना है, उसने मुझे मारनी 100 है और गिननी एक है कि तेन 1.5 साल बाद याद आया गुड्स वापस करने का। अगर मैंने ऑर्डर दे दिया है और मेरा ऑर्डर बनने पे भी कंप्लीट होने में साल लग रहा है, और जब साल कंप्लीट होने वाला है मैं कहूँ नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, ऐसा तो नहीं होता। इसका मतलब अगर आपने डेबिट नोट या अगर आपने क्रेडिट नोट इशू करना है तो उसके लिए टाइम लिमिट है। वो टाइम लिमिट क्या है, वो टाइम लिमिट है कि ये डेबिट नोट और ये क्रेडिट नोट आपने 180 डेज में इशू करना है फ्रॉम द इशुएंस ऑफ ओरिजिनल इनवॉइस। कि जो आपने ओरिजिनल इनवॉइस इशू की थी, ओरिजिनल इनवॉइस, उस ओरिजिनल इनवॉइस के बाद 180 दिन के अंदर अंदर विद इन 180 डेज आप इसको इशू कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने सेल्स की थी, उस सेल्स के ऊपर डेट थी 21 मार्च 2022, ये आपने तारीख लिखी हुई थी और ये आपने ओरिजिनल इनवॉइस ये इस तारीख की डिक्लेयर कर दी थी। अगर इस इनवॉइस में कोई चेंजेस आ रही हैं, गुड्स रिटर्न हो रही हैं या वट एवर द रीजन विच आर मेंशन्ड अबव, तो आपके पास टाइम लिमिट है कि इस तारीख के बाद 180 दिन के अंदर अंदर आप क्या कर सकते हैं, डेबिट क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं। ये 180 दिन कितने बनते हैं,
अगर आप इसको देखेंगे तो इट शुड बी अराउंड 18th या 19th सितंबर के दरमियान यहाँ पे एग्जैक्टली डेज जो है वो पूरे हो रहे हैं। अब आपके पास टाइम पीरियड है 18-19 जो भी 180 डेज पूरे हो रहे हैं, इस टाइम पीरियड तक आप ये क्या कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं। अगर इसके बाद आपको आता है याद, आपको आया याद जी अक्टूबर में जाके यार वो सेल रिटर्न करते, नहीं इशू कर सकेंगे। आपको दिसंबर में आया याद जाके, नहीं कर पाएंगे। आपके पास लिमिट क्या है कि ये डेबिट नोट या क्रेडिट नोट जो है ये 180 डेज में इशू होना चाहिए, ये आपके पास लिमिट है। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा, इफ वैल्यू ऑफ सप्लाई इज इंक्रीज्ड, कि अगर कोई ऐसा इवेंट हो रहा है आपकी ओरिजिनल इनवॉइस में जिसकी वजह से आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्रीज हो रही है, मतलब जो आपकी ओरिजिनल इनवॉइस थी उस पे कीमत थी 1000 रुपया, बाद में जब आप उसको रिवाइज करेंगे तो कीमत हो जाएगी 1200 रुपया। अब ये कीमत बढ़ने से सेल्स टैक्स कम होगा कि ज्यादा होगा? द आंसर इज ज्यादा होगा। अगर कोई भी ऐसा इवेंट है जिसकी वजह से आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई बढ़ रही है और उस वैल्यू ऑफ सप्लाई बढ़ने की वजह से आपका सेल्स टैक्स ज्यादा होगा, यहां पे डिपार्टमेंट कहता है इस केस में आप डेबिट नोट और आप क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं, बट आपके ऊपर कोई किसी किस्म का टाइम लिमिटेशन अप्लाई नहीं होगी। मतलब आप 180 दिन के बाद भी ना ये काम कर सकते हैं। अगर आपकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है और इससे आपका सेल्स टैक्स इंक्रीज होगा तो 180 दिन के बाद भी क्या करेंगे, 180 दिन के बाद भी आप इसको इशू कर सकते हैं। कितना तेजा डिपार्टमेंट, मतलब अगर सेल्स टैक्स में कमी आ रही है तो 180 दिन के अंदर अंदर, अगर सेल्स टैक्स में इजाफा हो रहा है तो 180 दिन के बाद भी जब भी आपको चलेगा पता, आप क्या कर सकते हैं, आप उसको इशू कर सकते हैं, आप उसको लेकर जा सकते हैं। तो ये बड़े मजे के हैं। मतलब डिपार्ट चेक करें इनका काम कि अगर सेल्स टैक्स में कमी आएगी उसके लिए 180 डेज की तलवार लटका दी है, लेकिन अगर सेल्स टैक्स में इजाफा होगा जिससे डिपार्टमेंट को ही फायदा होगा तो उस केस में फिर क्या होगा, उस केस में कहते हैं 180 दिन के अगर लैप्स हो भी गए हैं ना तो आप क्या कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कुछ नहीं कहेंगे, आपको जब याद आए आप क्या कर दीजिएगा, आप उसको क्लेम कर लीजिएगा। तो आप कहते हैं ठीक है, कोई मसला नहीं है। और एक और चीज याद रखिएगा, जब हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्रीज हो रही हो, सिर्फ इस सिनेरियो में जब हमारी वैल्यू सप्लाई इंक्रीज हो रही है, ये पॉइंट देखिएगा कि अगर आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्रीज हो रही है फिर जो सेलर है ना, बेचने वाला, ये डेबिट नोट इशू करेगा और जो बायर है वो क्या करेगा, वो क्रेडिट नोट इशू करेगा। ये चीज आपने बस याद रखनी है, ये चीज आपने भूलनी नहीं है, ये चीज आपने याद रखनी है। और ये अक्सर भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, हम इसको कहीं ना कहीं लिख लेते हैं यहाँ पे, इफ वैल्यू ऑफ सप्लाई डिक्रीज्ड, अगर वैल्यू सप्लाई गिर रही है, अगर वैल्यू सप्लाई कम हो रही है तो जो सेलर है वो इशू करेगा क्रेडिट नोट और जो बायर है वो इशू करेगा डेबिट नोट। और अगर इफ वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्रीज्ड, अगर वैल्यू सप्लाई बढ़ रही है फिर क्या होगा, फिर जो सेलर है वो इशू करेगा डेबिट नोट और जो बायर है वो इशू करेगा क्रेडिट नोट। ये दो चीजें भी आपने याद रखनी है। और एक और चीज इस सिनेरियो में 180 डेज की लिमिटेशन होल्ड नहीं करेंगी, जब दिल करे क्लेम कर लेना। इसमें 180 डेज की लिमिटेशन जो है
वो वैलिड रहेंगी, बिकॉज आपने 180 डेज में ही ये इशू करना है। उसके बाद अगर आप इशू करेंगे तो वो टाइम बार्ड हो जाएगा और वो हम क्लेम नहीं कर पाएंगे। ये चीज अगर आपको जो इस वक्त याद हो गई, समझ आ गई, आपका न्यूमेरिकल सही हो जाएगा। और ये थ्योरेटिकल जो है, ये थ्योरेटिकल ट्रीटमेंट में जो है ये सवाल मुश्किल है। मतलब मुश्किल से मुराद है, अभी 3 नंबर का सवाल पास पेपर में आया हुआ है कि जी बताएं वो कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें सेलर जो है, बेचने वाला बंदा जो है, वो डेबिट नोट इशू करता है। अब बच्चे भूल जाएंगे कि यार सेलर तो डेबिट नोट इशू करता ही नहीं है, हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ऐसे है और वैसे है। तो इसको परेशान नहीं होना, बेहतर है आप इसको याद कर लें कि ये क्या है और क्या नहीं है और इसमें क्या कुछ शामिल है, ये देख लीजिएगा। तो ये जो ऊपर डब्बा ही बना के ट्रीटमेंट लिख दिया है ना, ये क्रक्स है। इस ट्रीटमेंट का स्क्रीन शॉट ले लें और उसको सेव कर लीजिएगा ताकि आपको याद हो कि 182 का रोयल रूल कब अप्लाई नहीं होना, कब अप्लाई होना है, और डेबिट नोट कब इशू होगा, क्रेडिट नोट इशू कब होगा, तब हमने क्या करना है, सारा का सारा इसको देखना है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है थ्योरेटिकली पर्सपेक्टिव से भी, न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव से भी। अब मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। क्या आपको न्यूमेरिकल में अभी तक की कोई ऐसी एडजस्टमेंट नहीं आई कि जिसमें सेलर जो है वो डेबिट नोट इशू कर रहा हो? अभी तक कोई न्यूमेरिकल में एडजस्टमेंट ये नहीं आई। वो न्यूमेरिकल में ये एडजस्टमेंट दे सकता है। आप तो क्या देगा जी, आपने सेल्स की हुई थी पहले, उसका रेट था जी 12 रुपए का, और आपने 1000 क्वांटिटी की सेल्स की थी, उसकी इनवॉइस आपने इशू की थी, लेकिन अभी पेमेंट रिसीव करनी थी। बाद में आपको लगा पता कि यार ये तो हमने रेट गलत लिख दिया है, रेट जो है 15 रुपए होना चाहिए। आपने जी उसकी इनवॉइस रिवाइज कर दी। इन इनवॉइस रिवाइज करने के बाद आपने कहा जी ठीक है भाई, इनवॉइस रिवाइज हो गई है, अब हम अपनी सेल्स को इंक्रीज कर रहे हैं। क्योंकि अब आपकी सेल्स इंक्रीज हुई है, पहले आपने कहा था 12 रुपए की सेल्स है, अब आपने कहा 15 रुपए की सेल्स है। अब 3 रुपए पर यूनिट आपने अपनी सेल्स को इंक्रीज करवा दिया ना। जब आपकी सेल्स इंक्रीज होगी तो वो जो आपने ओरिजिनल इनवॉइस इशू की हुई थी उसमें आपको चेंज करना पड़ेगा। जब उसमें आपको चेंज करना पड़ेगा तो फिर आप क्या इशू करेंगे, फिर आप डेबिट नोट इशू करेंगे। आप डेबिट नोट इशू करेंगे, जिसे खरीदा होगा उसको डेबिट नोट भेज देंगे, वो उसको पकड़ेगा, उसको एक्सेप्ट कर लेगा और वो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में आपको क्या दे देगा, क्रेडिट नोट इशू कर देगा। और जो वैल्यू इंक्रीज हुई होगी उसके मुताबिक टैक्स डिपार्टमेंट को जमा करवा दिया जाएगा। अब इस तरह का पॉइंट पास पेपर में किसी भी एग्जाम्पल में नहीं आपको मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। किसी पास पेपर में ये चीज टेस्टेड नहीं है। पास पेपर में अभी तक ऑटम 14 से लेके लास्ट अटेम्प्ट तक लिखा हुआ है कि वैल्यू सप्लाई में कमी हो रही है, सेल्स रिटर्न हो रही है, गुड्स कैंसिल हो गया, यही लिखा हुआ है। और जब ये गुड्स कैंसिल है या वैल्यू सप्लाई में कमी है तो वो डेबिट क्रेडिट नोट 180 डेज में क्लेम करना है, ये आपको बताया गया। लेकिन इसका ऑपोजिट जो है ये नहीं बताया गया हुआ कि सेलर जो है वो भी डेबिट नोट इशू कर सकता है, रीजंस क्या होंगी, और जो रूल्स, जो डेज टू क्लेम है, ये पास पेपर में अभी तक टेस्टेड नहीं है। क्योंकि ये टेस्टेड नहीं है तो ये सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पेपर में अगर न्यूमेरिकल में आ गया तो वहां पे ये ना कहना कि मैंने बताया नहीं है, मैंने आपको बता दिया कि पास पेपर में इस तरह से भी एग्जामिनर चीज को टेस्ट कर सकता है।